हेलो टीचर्स, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। टीचिंग गोल्स में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए यहाँ पर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। लास्ट टाइम हमने जो है ठीक इतने 20 क्वेश्चंस लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किए थे। वो मोशन के थे, और यहाँ पर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन दोनों चीज़ें यहाँ पर हम इसके 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लास्ट में आपको इनके एकदम सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, लेकिन पहले अब हम स्टेप वाइज इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको टीचिंग गोल्स के ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इजी से मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक आप सभी इस क्वेश्चन से वाकिफ होंगे, हमारे जो वीडियो लेक्चर्स थे उसके अंदर भी हमने इनको पढ़ा था। सो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? तो आई थिंक आप तो इस क्वेश्चन को एकदम देखते ही साथ करेक्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो। मास, स्पीड और डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ फोर्स ही है जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसका डायरेक्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज नेम्ड आफ्टर आइजैक न्यूटन। तो 1 न्यूटन यहाँ पर कितना होता है? सो 1 न्यूटन हमारा होता है, आंसर यहाँ पर अगेन हमारा सी आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सॉरी बी आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टार्टिंग जो 5 से 6 क्वेश्चन है जो देखते ही आप लोगों को डायरेक्ट करना है। दैट इज कॉल्ड ये जो इजी क्वेश्चन है। और 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स होता है जब आपके पास एक बॉडी हो जिसका मास आपका 1 kg हो, और जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी कितनी आ जाए? 1 आ जाए। सो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो जितना फोर्स लगेगा 1 kg की बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। आगे बढ़ते हैं हम। सी, Galileo's historical experiment with a smooth ball on inclined plane laid the critical foundation for which law of motion? So यहाँ पर आपने जब भी ये लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बॉल यहाँ पर रखी गई होगी और वो लुढ़क कर आगे जा रही है और सीधी जाती ही जा रही है। ये गैलीलियो ने बताया था, और ये गैलीलियो ने अब पूछा जा रहा है कि ये कौन से लॉ को यहाँ पर बताने में हेल्प करता है। तो हमने देखा है जब एक जो बॉल है जब वो चलती है या फिर एक कोई बॉडी है वो रुकी हुई है तो वो अपनी उसी स्टेट में रहती है, और ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, अनलेस अनटिल हमें वहाँ पर क्या नाम है, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स के ऊपर ना लगे। सो नेक्स्ट हमारा आता है, when a dust laden carpet is beaten vigorously with a heavy stick, so dust particle emerge, fall away. This is particle. This is a practical example of, अगर आपके पास एक दरी है या कोई भी चादर है, कारपेट है, उसको आप जब उसके ऊपर अगर आप एक स्टिक से फोर्स लगाएंगे, एक स्टिक उसके ऊपर मारेंगे तो उसकी धूल अलग हो जाती है, या फिर हम ऐसे झड़काते हैं तो भी वो धूल अलग हो जाती है। चाहे वो किसी भी चीज़ को, चाहे आप आपके घर में कोई खाट हो या कुछ जो भी चीज़ें आपके पास हो, उसके ऊपर आप डंडा मारते हैं और उससे अगर धूल अलग होती है, सो वो यहाँ पर किस चीज़ का यहाँ पर इन चारों के अंदर से एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, इनर्शिया ऑफ मोशन का है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ पे इनर्शिया को हम समझेंगे। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है जिस स्टेट में बॉडी है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट मतलब मोशन, मोशन स्टेट में है, रेस्ट रेस्ट स्टेट में है। तो जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में वो बना रहे, तो उसको यहाँ पर हमारा अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेस्ट में है हमारा पार्टिकल, वो रेस्ट में रहने की यहाँ पर कोशिश करेगा। तो दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सारे इनर्शिया के एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड ए रैपिड मूविंग बस टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड व्हेन ए ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली दिस अकर्स ड्यू टू। आप बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस बहुत ही स्पीड से चल रही थी, जैसे ही अचानक अगर कोई बॉडी उसके ऊपर ब्रेक लगाएगी तो बॉडी आगे जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी बस है,
और ये जो टेप है इसके ऊपर मैंने रखा है ये ऑब्जेक्ट, ये आप है। तो अगर कोई बॉडी स्पीड से आएगी तो देखिए ये जहाँ रुक जाएगी, टेप उससे आगे जाके रुक रही है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है वो मोशन में थी, वो मोशन में ही रहना चाह रही है। सो यहाँ पर आपका आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि ये जो बॉडी है इसके अंदर जो मास है वो इसको मोशन में बनाए रखने की कोशिश करेगा, इस वजह से ये आगे की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब वो फोर्स बताइए जब आप किसी चीज को टच किए बिना ही उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है, कोई भी दो बॉडी जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं तो इनके लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन के, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स, जब आप अपनी बॉडी से किसी को फोर्स लगाते हैं, बिना छुए तो आप फोर्स लगा नहीं सकते कि बिना आप उसको टच किए जो है उसको धक्का मार देंगे। और लास्ट है यहाँ पर टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को जब तक आप पकड़ के खींचेंगे नहीं उसके अंदर टेंशन नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है बिना उसको छुए। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देता है, पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आगे बढ़ेंगे सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। If the net external force acting on a rigid body is exactly zero, then its acceleration is। अब आपसे पूछा जा रहा है कोई एक बॉडी है उसके ऊपर यहाँ पर आपने फोर्स लगाया और उस बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन कितना होगा। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज एग्जैक्टली जीरो। मान लीजिए अब यहाँ पर आपके पास इस तरफ से फोर्स लगा, इस तरफ से फोर्स लगा, और ये फोर्स जो है टोटल फोर्स जीरो हो गया। इस तरफ से जितना फोर्स आया इतना तो ये बॉडी हिलेगी नहीं, हिलेगी नहीं तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। सो यहाँ पर आपका एक्स आंसर हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि फोर्स जीरो हो गया। यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू होता है हमारा एम ए, फोर्स है हमारा जीरो। तो अब इन दोनों में से एक चीज जीरो होगी, जब इनका मल्टीप्लाई जीरो आएगा, मास जीरो होता नहीं है, तो सी आपके पास क्या चीज जीरो आएगी, आपकी एक्सेलरेशन जो है जीरो होगी। तो जब जाके यहाँ पर क्वेश्चन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कोज एन ऑब्जेक्ट टू इनहेरिडेंटली। तो यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया में बताए, इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक जो आंतरिक विशेषता होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपकी इनर्शिया। सो यहाँ पर जो इनर्शिया है वो मास पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। इस बात को कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक ट्रक खड़ा हुआ है और साइड में एक रिक्शा खड़ी हुई है। तो अगर आप धक्का लगाएंगे तो आप जो इनर्शिया जो है उसका जो रेस्ट में है उसको चेंज कर पाएंगे, किसका, रिक्शा का। अगर आप वहीं पर अगर फोर्स लगाएंगे ट्रक के ऊपर तो आप उसको नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका मास यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। तो जिसका जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर चेंज होने के लिए चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पर इंक्रीज इट्स लीनियर स्पीड, gradually decrease its velocity, resist any alteration in its state of rest or uniform motion, acceleration due to gravity। सो देखिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव, अगर वो रुका हुआ है तो चलने नहीं देगा। और अगर कोई ऊपर से ट्रक चलता हुआ आ रहा है, मान लीजिए उसको, उसके ऊपर कोई इंजन उसका स्टार्ट नहीं है, बस वो वैसे ही आ रहा है, अगर आप उसको रोकना चाहिए तो रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, सो ये रजिस्ट करेगा, ये विरोध करेगा उसके किसी भी चेंज में। अगर वो रुका हुआ है तो रुके ही रहने का प्रयास करेगा, और अगर वो चल रहा है तो वो चलते रहने का ही प्रयास यहाँ पर करेगा। तो रजिस्ट करेगा किसी भी अल्टरेशन, किसी भी चेंज को। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, द प्रिसाइज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच न्यूटन्स लॉ। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स
इसका फॉर्मूला आपको कौन सा लॉ बताता है, या फिर ये फोर्स कितना निकल के आएगा, ये आपको कौन सा लॉ बताता है। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सारे लॉ हमने पढ़ा है। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा है कि जो बॉडी जिस स्टेट में है उसी में बनी रहती है। थर्ड लॉ में हम पढ़ते हैं कि जितना फोर्स हम एक बॉडी के ऊपर लगाते हैं उतना ही वो बॉडी हमारे ऊपर दोबारा फोर्स लगाती है। सेकंड लॉ में हम पढ़ते हैं कि फोर्स जो है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम यहाँ पर होता है वेलोसिटी डीवी अपॉन dt होता है, सॉरी डीवी अपॉन dt, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एफ इजिकल्स टू एम ए जो है हमें क्वांटिटेटिवली भी जो देखा जाए या फिर इसको जो ड्राइव करता है वो हमारा इक्वेशन। कैमरा इस तरफ रखा हुआ है, मुझे इस तरफ करना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। तो जो फोर्स इजिकल्स फोर्स के बारे में जो भी बताता है हमें जो लो है, वो यहाँ पर आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। सो 9 का आंसर आपके लिए बी हो जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। A block of mass 2 kg glides on a frictionless horizontal table at constant velocity of 4 meter per second. The net force required to sustain its motion is। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर, और ये जो टेबल है इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसको यहाँ पर कोई भी फोर्स यहाँ पर इसके ऊपर नहीं लग रहा है, सॉरी फ्रिक्शन, कुछ भी फ्रिक्शन ये महसूस नहीं कर रहा है, एकदम फ्रिक्शन लेस है, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन इसके ऊपर नहीं लग रहा है। और ये कह रहे हैं कि ये 2 kg का है ये ऑब्जेक्ट, जब ये 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इसको कितना फोर्स हमें इसको लगाना पड़ेगा ताकि ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता रहे, सस्टेन रखे इस मोशन को। तो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही जाएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे। तो यहाँ पर अब कह रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, यानी कि कोई फ्रिक्शन यहाँ पर है ही नहीं। तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो ये उसी स्पीड से चलता जाएगा, तो हमें इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 न्यूटन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ पर ये चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। A constant net force act on a 5 kg ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पर मास दे दिया गया है, मास दे दिया गया है, मास कितना दिया है आपको, मास दे दिया है यहाँ पर 5 kg। तो जो भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, न्यूमेरिकल दिया जाए तो उसकी वैल्यूज रख लीजिए। दूसरा आपको टाइम दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है, 2 सेकंड दे दिया है। और आपको क्या बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी u जो है दैट इज 3, और v जो है वो आपको दे दिया गया है 7 यहाँ। सो आपसे ये पूछा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, कि इसकी एक्सेलरेशन पहले 3 थी 7 हो गई, इसकी स्पीड बढ़ाई तो आपने इसके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर आपने क्या किया, फोर्स लगाया। तो वो कितना फोर्स लगाया कि 3 की स्पीड से 7 तक पहुंच गया वो। तो सारी चीजें आपको दे रखी है, फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हमें पता है, हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है, मास की वैल्यू तो हमें पता है 5, ठीक है। सो यहाँ पर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो जब आप इनकी वैल्यूज रखेंगे 7 माइनस 3/2, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2, इट विल बिकम 10। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था, लास्ट जो हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने इसको किया है। अगर कोई क्रिकेटर है और वो किसी बॉल उसकी तरफ आ रही है तो हाथों को आपने देखा होगा ऐसे नीचे करता है, या विकेट कीपर भी पीछे खड़ा है तो हाथों को अपने पीछे की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वो किस लिए अपने हाथों को पीछे लेके जाता है। तो हमें पता है अगर वो पीछे लेके जाएगा तो कांटेक्ट ऑफ टाइम जो है वो उसको बढ़ा देगा, और हमें पता है एफ इक्वल्स टू
सो एफ इजकल्स टू डी पी अपॉन डी टी। तो देखिए यहाँ पर डी डी टी है वो नीचे है, जो टाइम है हमें उसको नीचे रखेंगे, नीचे की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आंसर आपका उतना ही छोटा आएगा। तो जितना आप हाथों को पीछे खींचेंगे उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर बढ़ेगा उतना ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका फोर्स आपके हाथों पर कम लगने वाला है। तो ये इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अगर आप ऊपर से नीचे कूद रहे हैं और वहां पर मिट्टी आपके पैर उसके अंदर धंस रहे हैं, उसके अंदर घुस रहे हैं, या फिर एक पक्के फर्श के ऊपर आप गिर रहे हैं जिसके अंदर आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, टच होते ही आप वहीं पर रुक जा रहे हैं। और मिट्टी के अंदर क्या होता है, आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, आप थोड़ा सा मिट्टी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर टाइम बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर फोर्स कम लगता है। तो जहाँ पर भी टाइम बढ़ रहा है वहाँ पर आप बता सकते हैं कि चोट कम लगेगी, यानी कि फोर्स आपका कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाती है। सो हाँ, हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो उनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट, कि जो इम्पैक्ट ऑफ टाइम है वो बढ़ रहा है जिससे स्टॉपिंग फोर्स कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो 13th क्वेश्चन है ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से है। जितना मोमेंटम स्टार्टिंग में होगा उतना ही मोमेंटम लास्ट में होगा। हमसे पूछा गया है बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड एट 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए स्टेशनरी पिस्टल ऑफ मास 2 kg, डिटरमाइन द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 20 ग्राम यानी कि मास, हम पहले होता है जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले फटाफट उसकी वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले आपको मास दिया है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि यूनिट्स को हमेशा ऐसा यूनिट में ही रखेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर मास दिया गया है दैट इज 0.02 kg, डायरेक्ट ऐसा यूनिट में लिखेंगे। और आपसे यहाँ पर वेलोसिटी बता दी है, वेलोसिटी आपको दे दी है 150 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको बताया गया जो मास ऑफ पिस्टल है वो आपको दे दिया है 2 kg। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टल पूछ लिया यहाँ पर, ये कितना होगा। सो हमें पता है टोटल मोमेंटम जो होगा स्टार्टिंग में वो उतना ही होगा जितना मोमेंटम यहाँ पर आपको आखिरी में देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। सो मोमेंटम स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में जीरो मोमेंटम है जब फायर नहीं हुआ है। और फायर होने के बाद क्या होगा, फायर होने के बाद आपका मोमेंटम यहाँ पर एम वी प्लस एम वी, यानी जो गोली और जो आपका उसका वेट है उसको मास इंटू वेलोसिटी करेंगे, सो इट विल बिकम 0.02 मल्टीप्लाई बाई 150 प्लस वी, वी ऑफ गन लिख लीजिए, V2 लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना चाहे यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं, और मास इसका 2 kg। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 3 + 2 VG, और VG आपका यहाँ पर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू -1.5। अब ये माइनस क्यों आया, ये माइनस चीज़ आपको क्या दिखा रही है, माइनस आपको दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपकी बुलेट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ गन आ रही है। ये बस आपको यहाँ पर इतना ही बता रहा है कि नेगेटिव साइन आपको डायरेक्शन ऑफ गन बता रहा है, आपको डायरेक्शन ऑफ गन यहाँ पर क्या रहेगा। सो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो 14th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसको नीचे कर। सो 14th क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन लिंकिंग लीनियर मोमेंटम P मास M काइनेटिक एनर्जी E के। सो यहाँ पर आपसे रिलेशन पूछा है कि मोमेंटम, मास और काइनेटिक एनर्जी के अंदर यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है रिलेशन। ये हमने लास्ट जो हमारा एक्सरसाइज हमने की थी उसके अंदर भी आपने
क्वेश्चन को देखा था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर पूछा गया तो एक झटके में आप बता देंगे, और निकालने लग गए, ध्यान नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको इसके अंदर लग सकता है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक सेकंड पॉज करेंगे। सो 14 क्वेश्चन में हमने देखा है कि इन तीनों के बीच में हमें जो मोमेंटम है और जो मास है, इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पर हमें एक रिलेशन बताना है। वो क्या रिलेशन हमारा रहेगा? सो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर हम सिर्फ के से ही डिनोट कर लेते हैं, सो दैट हमें लिखने में थोड़ा इजी रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी के इज, वी नो, हाफ एम वी स्क्वेयर। और काइनेटिक एनर्जी का जो मोमेंटम के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है पी स्क्वेयर अपॉन 2m। हमें पता है, हमने लास्ट टाइम भी इस क्वेश्चन को किया है, पी स्क्वेयर अपॉन 2m। सो अब हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रिलेशन कैसे निकलेगा? सो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, m से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और m से इसको डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारा आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ ऑफ एम स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर अपॉन एम। और हमें पता है एम और वी, एम वी क्या होता है, पी इक्वल्स टू एम वी होता है, पी इक्वल्स टू एम वी। तो अगर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर हमारे पास दिया हुआ है, अगर कोई चीज़, अगर कोई चीज़ हमें एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर दी हुई है, तो इसको हम पी स्क्वेयर लिख सकते हैं। सो इस एम वी स्क्वेयर की जगह, इस एम वी स्क्वेयर की जगह हम क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। सो इट विल बिकम हाफ ऑफ पी स्क्वेयर अपॉन, सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई हाफ ओ पी स्क्वेयर एम, और हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी क्या है, पी स्क्वेयर अपॉन एम। सो अगर यहाँ पर एम और टू को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं, सो हमारे पास इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, टू के एम इक्वल्स टू पी स्क्वेयर आ जाएगा। अगर इस टू को मैं इस तरफ ले जाऊं और इस एम को भी इस तरफ ले जाऊं, तो यहाँ हमारे पास टू के एम आ जाएगा इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। सो अगर अब मैं इसका स्क्वायर हटाऊं, इस पी स्क्वायर का, अगर इस पी स्क्वायर का मैं स्क्वायर हटा दूं, तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पी, और यहाँ पर आपके लग जाएगा रूट, रूट के अंदर आ जाएगा टू के एम। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा पी इक्वल्स टू रूट के। सो पी इक्वल्स टू रूट के एम यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, दैट इज अवर फर्स्ट। ठीक है, सो हमारा ए जो है ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो आसान सा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वेयर, और काइनेटिक एनर्जी को जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को ये भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम आमने सामने रखेंगे और इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पी की वैल्यू आ जाएगी टू के एम। इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। A truck travels along a flat circular track at constant velocity v. What can be verified about the net force on the vehicle?
सो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ पर गोल गोल किसी ट्रैक के ऊपर घूम रहा है, आपके पास एक यहाँ पर एक सर्कल है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सेंटर की तरफ ट्रक जो है इसके ऊपर गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस रास्ते के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है उसकी। सो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यहाँ पर बॉडी आपकी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। और जब जो डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भी यहाँ पर हम कहेंगे कि बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रही है। और ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें कहाँ होती है, हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा, सी हमारा आंसर हमें देखने को मिल रहा है, डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ट टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द propulsion mechanism of a rocket operates on the preservation principle of। तो क्या चीज यहाँ पर जो है बना रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनमें से कौन सी चीज कंजर्व रहेगी, मास, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। सो हमें यहाँ पर सीधे सीधे पता है, जब भी रॉकेट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ से उससे क्या निकल रहे हैं, नीचे की तरफ गैसेस निकल रही हैं। सो जितना मोमेंटम नीचे की तरफ रहेगा उतना ही मोमेंटम आगे की तरफ रहेगा। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज लीनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम यहाँ पर हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। 17th क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इन न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताती है, एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्ट on distinct body in matching direction, act on distinct bodies strictly opposing direction, D cancel each other completely। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपको बता रहा है कि दो बॉडी होंगी हमेशा, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है दोनों अलग अलग बॉडी के ऊपर लगेंगे। तो आंसर नंबर आपका यहाँ पर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है जो रेस्ट पे रहे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस, अगर जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो आपको म्यू एस दिया गया है, जो हमने हमारे कंसेप्ट जब हमने पढ़े हैं, हमने चैप्टर वाइज हमने सारे वीडियोस करे हैं हमारी टीचिंग गोल्स की जो एप्लीकेशन उसके ऊपर, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन किसको क्या बोलते हैं। सो ये वहाँ पर हमने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी जो है ड्राइव किया था, और दैट इज योर म्यू एस एम जी। सो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना वो होता है, म्यू एस एम जी, मास एंड ग्रेविटी। यहाँ पर एम और जी बता रहे हैं कि क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमारे लास्ट क्वेश्चन तक हम पहुँच गए हैं। ए वेक्टर फोर्स इज गिवन बाय दिस, इवेल्युएट इट्स मैग्नीट्यूड। फोर्स आपको दे दिया गया है, फोर्स आपको कितना दे दिया गया है, फोर्स आपको दिया है फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3i प्लस 4j, ये j है 4 के आगे, इतना न्यूटन आपको फोर्स दिया गया है। अब यहाँ पर ये आपको मैग्नीट्यूड ना देके साथ में डायरेक्शन भी आपको बता दिया गया है, और आपसे ये पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड बताइए कितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है। सो इन केस यहाँ पर ये वैसे तो आपको अगर समझना चाहें तो ये आपका आई हो जाता है, ये आपकी जे डायरेक्शन हो जाता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको तो ये आपको बता रहा है कि आई डायरेक्शन तो 3 चला, यहाँ तक आया, एक बॉडी चली यहाँ तक आई, और फिर 4 यहाँ तक गई।
ठीक है, ये आपको बता रहा है एक हिसाब से, अगर बॉडी चलती तब, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है ये चीज़ है वो। ठीक है, ये फोर्स है, तो दैट इज 3I+4J। तब पूछ रहा है मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √3² + 4²। ये आपके पास आ जाएगा आंसर इसका 5 न्यूटन। सो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज एग्जैक्टली डबल, अगर किसी का मोमेंटम डबल कर दिया गया है, किसी का मोमेंटम यहाँ पर अगर आपको डबल कर दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। सो आपको फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आपको मोमेंटम आपको क्या कह रहा है, डबल हो गया, अगर मोमेंटम आपका क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, दैट इज P²/2m। सो आपको कह रहा है अगर यहाँ पर आपका जो P है उसकी वैल्यू 2P हो जाए P की जगह, तो इस P की जगह आप क्या रखेंगे, इस P की जगह आप लिखेंगे 2P। इस P की जगह 2P रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, ओहो, ये आ जाएगा आपका 2P का होल स्क्वायर/2m। जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 4P²/2m। और हमें पता है, क्या पता है, हमें ये पता है जो P²/2m है, ये आपका क्या है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, हमने ये देखा था। ये देखिए यहाँ से P²/2m की वैल्यू यहाँ पर आप के रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4K। तो यहाँ पर आंसर आप सीधा सीधा बता देंगे, सॉरी 4K आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक सेकंड, सो आंसर हमने यहाँ पर निकाल लिया कि हमारा 4 टाइम होगा। सो अवर आंसर इज सी। सो अब आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको जो है आपके टीचिंग गोल्स की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मिलेगी, और साथ में हम इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड करके आपको भेजेंगे, सो दैट आप प्रैक्टिस और भी ज़्यादा कर पाएँ। बने रहिए टीचिंग गोल्स के साथ। थैंक यू।